अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। इलेक्शन के बाद सूबों में तो हुकूमत साजी के लिए मामलात मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, ताहम मरकज में हुकूमत साजी का मामला फिलहाल खटाई पे पढ़ाई पे पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर हाउस को नामुकम्मल करार देते हुए असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। नून लीग की जानिब से सदर के इस फैसले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दिया है, तो इसहाक डार का दावा है कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात महदूद हैं, इजलास स्पीकर कौमी असम्बली खुद भी बुला सकते हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी के अवैस कादर शाह स्पीकर, जबकि एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अगले 2 रोज़ में वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसमें मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। जबकि पंजाब में नून लीग के मलिक अहमद स्पीकर, जबकि ज़हीर इकबाल जो है डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं गुज़िश्ता रात, और कल वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और मरियम नवाज की कामयाबी जिसमें यकीनी नजर आ रही है नून लीग की नंबर गेम को देखते हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला के कैंडिडेट में तब्दीली लाई है। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के मुमकिन खदशे के पेश नज़र राना आफ्ताब को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो अंदरूनी लड़ाइयाँ तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी सख्त फाइट देखने को मिल रही है। आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कानूनी केसेस को लेकर, कुछ जो है अहम समातों को लेकर और कुछ बड़े पॉलिटिकल फैसलों को लेकर। इस पर बात करेंगे आज के प्राइम में। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली तो इजलास बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डट गए। वो कह रहे हैं भाई कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता मैं कौमी असम्बली के इजलास की समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा। ये इस पर तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि ऐवान सदर जो है वो साजिशों की आमादगाह बन चुका है, साजिशों का गढ़ बन चुका है। बाकी बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं इस हवाले से। तो सदर साहब का मौक़िफ़ तो एक वाज़ेह है कि भाई आप पहले हाउस मुकम्मल कर लें, मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला जो तक डिसाइड होगा। जो इस वक्त मामला है ऐवान सदर का, उस पर मैं आपके सामने कुछ आइन के आर्टिकल्स भी रखता हूँ। आइन का आर्टिकल 91(2) ये कहता है कि इलेक्शन के 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में बुलाना होता है। वहाँ शल का वर्ड लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा कि सदर ने बुलाना है या स्पीकर ने बुलाना है। और हाउस ना मुकम्मल होने की बात जहाँ तक की जा रही है सदर साहब की तरफ से, उसमें जो रूल 28 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असम्बली है, उसके मुताबिक स्पीकर जो है वो रूलिंग जारी कर सकता है इस हवाले से। और रूलिंग जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर वो रूलिंग जारी करेगा। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो लाजमी नहीं कि हाउस जो है इन सेशन हो, बल्कि स्पीकर जो है वो प्राइवेटली उनके चैम्बर में भी अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर भेजा जाता है उस पर भी स्पीकर अपनी रूलिंग जारी कर सकता है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। तो इस पर कुछ ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से ये कोई बुरानी मामला बनेगा नहीं, क्योंकि सदर साहब अगर इजलास की समरी पर दस्तखत नहीं करते, एक तो पहले कल का दिन है जो सोमवार का, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का मामला हर सूरत पर तय कर देना है। अगर नहीं होता तो फिर 29 से पहले जो है 21 दिन की डेडलाइन वो मीट कर ली जाएगी हर सूरत में। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मियां साहब ये जो आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है सदर आरिफ अलवी के इस बयान के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि वो जो समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे कौमी असम्बली के इजलास की, कोई कह रहा है कि वो साजिशों का गढ़ बन चुका है, कोई क्या बात कर रहा है। बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि हाउस ना मुकम्मल है। पंजाब में भी कल आपने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मुंतखब करवा लिए, एक तरफ आपके रिजर्व सीट्स शामिल करके जो है वो आपके बंदे खड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं स्पीकर के, उधर जो है वो सिर्फ जिनकी जनरल नशिस्तें हैं उनके साथ वो अपने इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2 नंबर उनका कम है, लेकिन ज़ाहिर राइट तो उनका पूरा है कि उनको मखसूस नशिस्त से मिलने के बाद ये इलेक्शन हो, सारे इंतखाब स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का। देखिए बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। प्रेसिडेंट का ओहदा एक आइनी ओहदा है, उसके अपने तकाज़े हैं, उसकी अपनी रवायात हैं। बदकिस्मती ये है कि आइनी ओहदों पे भी ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जिनको ना आइन से कोई गर्ज है ना उसके तकद्दस का कोई उनको एहसास है, तो उनको कॉल करना चाहिए। बाकी रही बात स्पेशल सीटों की, तो यकीनन अगर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन वो अपना काम पूरा करेगा। यकीनन अगर मंडे का उन्होंने टाइम दिया है
तो उसमें उनको फैसला करना होगा। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप जो कानूनी तकाजे हैं इस मनसब के वो आप पूरे नहीं कर रहे, और आज पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी वो यही काम करते रहे हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त एक डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने असेंबली जब डिज़ोल्व करने का फैसला किया और उनको प्रेसिडेंट को बताया और प्रेसिडेंट साहब ने फौरी तौर पे जो किया, जो गैर आइनी, हाँ, तो ये तरीका कोई मुनासिब नहीं होता। कम अज़ कम बदकिस्मती ये है कि एक जमात जो है वो हर जो उनका बना हुआ इस जमात का प्राइम मिनिस्टर था वो क्या गुल खिलाता रहा, या प्रेसिडेंट क्या करते रहे, उनके स्पीकर क्या करते रहे। आइनी ओहदों पे ऐसे लोगों का बैठना और ऐसी गुफ्तगू करना, ऐसा अमल करना, वो किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। नहीं, तो बात यह है कि मामला तो बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहे हैं हाउस मुकम्मल ही नहीं है, नामुकम्मल है तो मैं इसका इजलास नहीं बुला रहा। तो इसमें क्या गैर आइनी, क्या इसमें गलत क्या है? एक डिमांड तो उनकी जायज़ है। नहीं, मेरी अर्ज़ सुनें। आइनी तौर पे आप गलत जगह पे तकाजा कर रहे हैं। आपका ये प्रेसिडेंट का की डोमेन ही नहीं है कि वो कहे कि ये इलेक्शन ठीक है, गलत है, हाउस पूरा है, नहीं है। आप पाबंद हैं कि आप एक जब असेंबली कॉल की जाती है तो आप 1, 2, 3 दिन का आगा पीछा कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कर सकते कि मैं हाउस बुलाऊंगा ही नहीं, ये नहीं आप कर सकते। सही है। तो अच्छा मियां साहब ये बताएं कि आगे जाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब अगले हफ्ते बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, और मरकज़ पंजाब में भी गवर्नमेंट आपकी आ चुकी है, कल मरीम नवाज बन जाएंगी वज़ीर आला पंजाब की। तो जो अब तक का इलेक्शन के बाद का हम तहरीक साहब का बिहेवियर देख रहे हैं वो उस तरह से उसमें नहीं है, यानी कि जो 2013 में हमने देखा था धरने, लॉन्ग मार्च, तहरीकें, उस तरह का मामला नज़र नहीं आ रहा। तहरीक साहब कह रही है हम अपनी लीगल फाइट लड़ेंगे जाके अदालतों के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर हम बैठ के एक हेल्दी अपोजिशन की सूरत में हम नजर आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये फिर आपके लिए लगता है कि स्मूथ सेलिंग है सेंटर में भी और पंजाब में भी, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होगा आपको? देखें, मसले की बात नहीं है, बात है एक असूल की। अगर यहाँ वो एक अच्छी रवायत बनाएंगे तो लोग उनको सराहेंगे। अगर मरकज़ में अच्छी रवायत को बनाएंगे लोग उनको सराहेंगे। जहाँ तक आपके बकौल उनका कहना है कि हम आइनी जंग, कानूनी जंग जो है वो अदालतों में लड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो। किसी को इतराज़ है तो वो जिस जगह जो फोरम है उस पर करना चाहिए उसको। और जहाँ तक असम्बली का तल्लक है, तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मगर उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ आप इस सिस्टम को भी चलने दें। सही है, सिस्टम को तो ज़ाहिर है तो वो चलने दे रहे हैं, उसमें तो कोई रुकावट ऐसी वो नहीं डाल रहे। लेकिन ये बताएं मुझे कि आपका सर बाय द वे शिकवा आपका क्या है इस इलेक्शन में, इस सिस्टम के हवाले से, क्योंकि आप भी काफ़ी शाकी दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ों से। नहीं, मैं खाली एतराज़ नहीं कर रहा, पाकिस्तान भर के लोग एतराज़ कर रहे हैं। और मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कहता हूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत कारी हुई है तो पंजाब में क्यों शोर किया जा रहा है, मैं उनकी तरफ से ये कह रहा हूँ। और अगर वहाँ सहूलत कारी नहीं हुई तो फिर आप पंजाब में भी कहें कि यहाँ सहूलत कारी नहीं हुई। जहाँ आपको सहूलतकारी मैसर थी और आपको 2018 से भी ज़्यादा अक्सरियत दिला दी गई, वहाँ आप खामोश हैं। और यहाँ आके जो पसंद नापसंद की बुनियाद पे जो खेल खेला गया, आप उस पर एतराज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो आप वहाँ भी एतराज़ करें और यहाँ भी बनता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि आप एक हल्के में कोई और एक्शन करें या आप उसकी मनसूबाबंदी और करें और दूसरे हल्के में जाके आप कोई और मनसूबाबंदी के तहत अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी को हरवा दें या जितवा दें। ये आपका काम नहीं है। आपका जो ज़्यादा शिकवा मुझे जो नज़र आ रहा है इस इलेक्शन में वो ज़्यादा मियां नवाज शरीफ से मुतालिक मुझे लगता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपकी एक बड़े वोकर ने आप उनके हवाले से आपकी बड़ी खुल के गिराई रही है। तो आपका क्या शिकवा मियां नवाज शरीफ के हवाले से है कि भाई वो आए, सारा एहतमाम हुआ, सब कुछ हुआ और एंड ही वाज ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर अचानक से हालात ऐसे बन गए कि वो इस दौर से खुद ही उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा।
तो ये आपका शिकवा असल के मियां नवाज शरीफ जो है वो आते प्राइम मिनिस्टर तो वो बेहतर होता है और वो नहीं है, इस दौर से बाहर हो गए। नहीं, मेरा देखिए, मेरा शिकवा नहीं है, मेरे पाकिस्तान का शिकवा है, मेरी कौम का शिकवा है कि मुझे ये बताएं कि अगर लोग वोट ना पोल करें वो अलग बात है, आप मनसूबाबंदी से किसी को ब्रेक करें किसी दूसरे के लिए, तो ये मंसूबा रियासत के मफाद में नहीं है, कौम के मफाद में नहीं है। मेरा शिकवा आप ये मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक मनसूबाबंदी के तहत इस दौर से बाहर किया गया वजीर आजम की? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि 8 फरवरी से पहले हर कोई ये कह रहा था कि सादा अक्सरियत तो जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। हम लोग कहते थे कि 2/3 अक्सरियत मिलने के हम करीब हैं। जो माहौल देख रहे हैं हम पाकिस्तान के अंदर वोटर्स का, हलकों में जो जाके हम सूरत हाल देख रहे हैं, तो फिर क्या यकायक हुआ कि आप जिसके नाम पे वोट दे रहे हैं कौम, जिस कैंडिडेट को, वो तो कामयाब हो रहा है, मगर जिसके नाम पे दे रहे हैं वो नाकाम करवाया जा रहा है या उसकी जीत को भी मशकूक किया जा रहा है। असल मसला तो ये है कि मुझे नाम नवाज शरीफ के पे वोट पड़े और नवाज शरीफ की अपनी जीत जो है वो मशकूक बना दी जाए। ये रियासत की आप खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, या पाकिस्तान के साथ वो सलूक कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान आज मुतहम्मल नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मियां साहब के शहबाज शरीफ साहब जो है मुख्तलिफ मनसूबाबंदी होती रही। आप ये कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ की नहीं बल्कि किसी और की चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात बना दिए गए, इन हालात में कोई जमात का सरबराह क्या डिलीवर करेगा। आज जो हालात पैदा कर दिए गए, इन हालात में किसी जमात के पास सादा अक्सरियत भी ना हो, वो पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है पाकिस्तान, उसको कौन निकाल सकेगा? IMF हो या दीगर मालियाती इदारे हों, कौन उनसे नेगोशिएट कर सकेगा? जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, क्या एक कौमी हुकूमत या कौमी गवर्नमेंट जो है उससे आप क्या रोज़ अपने इत्तेहादियों को राज़ी रखने की कोशिश करेंगे या रियासत के लिए कुछ कर पाएंगे? हमने 16 माह की हुकूमत करके देखी, उसमें जितने मसाइल थे, और आपने फिर देखा कि 16 माह के बाद इत्तेहादी हुकूमत के जो थे वो क्या क्या गुफ्तगू करते रहे और एक दूसरे पे मलबा डालते रहे, और आज क्या कोई गैलरी में बैठ के तमाशा देखे और कोई जो है वो अपनी गर्दन पेश करे। तो मियां साहब ये जो आप बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को बैर किया गया, ये उनके साथ हाथ क्यों किया गया? वजह क्या है इसकी कि बुला के सब एहतमाम करके? देखिए मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ के नज़रिए से, जो नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाले थे, वो ठीक है 9-10 मई के बाद कमज़ोर हुए, मगर वो सहूलतकारी नवाज शरीफ के मुखालफों को मैसर रही। कमज़ोर ज़रूर हुई मगर ख़त्म नहीं हुई। कौन सी सहूलतकारी है मियां साहब? वो कह रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 170 से ज़्यादा सीटें बनती हैं और फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके वो कह रहे हैं सिर्फ हमें बाद में 93 सीटें दी गई हैं। ये कौन सी सहूलतकारी है? समर, फिर मैं समर आपके सामने मैं भी बैठा हूँ जी। मुझे अगले दिन तक भी फॉर्म 45 नहीं मिला था और मेरा रिज़ल्ट जो है वो रात 9 बजे अनाउंस कर दिया गया था। फिर आप मुझे भी तो उसी कैटेगरी में देखें ना। आप ये तो ना करें कि जो वो कहें जहाँ से जीत जाएं वहाँ उनका कोई शिकवा नहीं है, वहाँ वो कहते हैं कि हमारी मेजॉरिटी थी हम जीत गए। भाई जहाँ हरवा दिए गए उनके मुखालिफ वहाँ भी तो बात करें ना। ये क्या तरीका है कि आप ये देखें कि मैंने एक पोलिंग स्टेशन था रामगढ़े का, मेरे जो वहाँ पोलिंग एजेंट थे वो बता रहे हैं कि
चौथी लाइन में मैं अपना वोट कास्ट करने उस लाइन में चौथे नंबर पे मैं था अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो जब मैं वोट कास्ट करने लगा सुबह 8 बजे के करीब, तो बैलेट बॉक्स जो था उसके अंदर वो बैलेट पेपर नहीं जा रहा था। इस तरह महसूस हो रहा था कि बैलेट बॉक्स अंदर से भरा हुआ है सुबह 8 बजे। तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे 350 के करीब, अगर आप जो निगरान हैं, जो रखवाले हैं, वो चोरों के साथ मिलके सुबह इस तरह का काम कर दें, तो फिर मुझे ये बताएं मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? सर वो फिर मामला किससे पूछूं? हाँ। और रात भर प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेंज होते रहे। आप अंदाजा करें कभी ऐसा हुआ है कि आप बार बार चेंज करें प्रिजाइडिंग ऑफिसर? सही है। और ये इनकलाब कैसा था जो मेरे हलके में आ गया और मेरे साथ वाले हलके में NA 114 में इनकलाब नहीं आया, NA 115 में इनकलाब आ गया। ये कैसा इनकलाब था? कोई जो देख के आता था कि यहां आना है और यहां नहीं आना। एक बंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पर्सनल कोई सट कड़ी है जनाब जावेद लतीफ साहब? नहीं, वो मैनू तो पता है, अगर तैनू नहीं पता तो तुसी पता तो करो ना। मेरा मैं जो कह रहे हैं इस चीज आप शहबाज शरीफ साहब से कहें, आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है इस पाकिस्तान में? वो आपका पता करें। मरियम नवाज साहिबा जिनके लिए आप इतनी आपने उनकी वकालत की है हमेशा हर जगह पे, वो आपका मुकदमा लड़े। वो तो आराम से CM बन रही है, शहबाज साहब PM बन रहे हैं। देखें समर, नहीं देखें बात यह है कि मैंने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जिस मौक़िफ़ को मैं दोहरा रहा हूँ, मैंने किसी के कहने पे वो मौक़िफ़ अपने अंदर नहीं डाला। मैं समझता हूँ आइन कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान के अंदर अदारों के इस्तेहकाम, वोट का एहतराम के लिए जद्दोजहद जो हमने की थी कि इसलिए कि पाकिस्तान की इसी में भलाई है, उस पे पहले भी कायम था, आज भी हूँ और आइंदा भी काम करूँगा उसी पे। फिर अगर पार्टी कायद के साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना। जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है? जिस तरह हुकूमत ठोंसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं। सही है। वो तो अब ये भी कल पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है। लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले MP हो या 9 फरवरी वाले तुम MPA हो। तो ये भी बड़ी एक बहस चली हुई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मुझे मियां साहब ये बताएं कि ये हुकूमत ये भी जो कायम होगी अगले हफ्ते, मानते हैं आप? ये एक हकीकत है, दिलचस्प है। अच्छा ये बताएं कि ये हुकूमत आपको कब तक चलती हुई कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का MP है, कोई 9 फरवरी का MP है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नज़र आई हैं चीज़ें, और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। सही है। यानी तरीके साहब पे ठीक शोर मचा रही है जो उनके साथ हुआ है। आप भी उनकी बात की तायीद करें, वो भी तो यही बात करें जो आप कह रहे हैं। यार नहीं, आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग की क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा तल्लुक तहरीक इंसाफ से है या मुस्लिम लीग से है? मैं तो उस मसले की बात कर रहा हूं जो आप तहरीक इंसाफ वाले सारे एक ही बात कर रहे हैं। लोगों को नहीं यार मेरी बात सुने ना। क्या सिंध के अंदर पीर पघाड़ा जो बात कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ से तल्लुक है उनका? मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है। बलूचिस्तान से अचकजई या मैंगल साहब जो बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है। पंजाब के अंदर जो हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से हमारा तल्लुक है। हम तो एक उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये किसी का हक नहीं है कि आप जिसको चाहें मुंतखब कर दें, जिसको चाहे आप क्रॉस लगा दें। बहुत शुक्रिया मियां जावेद, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। जहां एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगले सेगमेंट में हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के बाद भी सियासी और कानूनी चैलेंजेस जो हैं वो बरकरार हैं। जो है इस पर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब से, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताया कि आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत करने से माजरत कर लिया। वो कह रहे अभी मैं नहीं करूंगा जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के बारे से कल फैसला होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये आरिफ अलवी साहब जो है, ये माजी में ज़ाहिर आपके बड़े गिले शिकवे रहे आरिफ अलवी साहब से कि बतौर सदर जो तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते थे, नहीं दिया। अब वो खाता अपना क्लियर कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट हासिल है इस फैसले में? मेरा ख्याल है बहैसियत सदर पाकिस्तान ये उसकी आईनी ड्यूटी है कि असम्बली का इजलास बुलाते वक्त वो ये ज़रूर देखें कि आया असम्बली पूरी है या नहीं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटों का मसला हल नहीं हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दीगर पार्टियों की तरह हमें भी वक्त पे हमारे रिज़र्व सीटों का मसला हल कर देते तो ये इशू ही पैदा ना होता। दूसरी बात यह है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोमवार के रोज़ ये फ़ैसला करेगी, तो जो ही फैसला हो जाएगा इसके बाद सदर पाकिस्तान जो है उसको असम्बली बुलाने पे कोई उज़र नहीं होगा। और ये सीटें अगर तहरीक इंसाफ को नहीं भी मिलती, यानी कि अगर फ़र्ज़ करते हैं ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती, बाकी जमातों को में बांट दी जाती हैं, तो फिर भी वो इजलास बुला लेंगे? ये बांट तो नहीं जाएगी दीगर पार्टियों पे। अगर आपको नहीं मिलती ना, अगर वो फैसला करते हैं भाई तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर बाकी पार्टियों में बांट दी जाएंगी ये सीटें? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि वो सीटें जो हैं वो खाली रहेंगी। अच्छा, आपका ख्याल है खाली रहेंगी? जी हाँ, सही है। तो उस सूरत में भी फिर आप जो है फिर सदर साहब को आप समझते हैं कि जारी समरी पे दस्तखत कर देना चाहिए? फिर हमें वो सदर साहब जो हैं वो फिर देखेंगे, क्योंकि अगर ये ताख़ीर का शिकार होता है तो शायद सदर साहब बुला लें। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें हमारी रिजर्व सीट्स नहीं देती है तो हमें फिर हाई कोर्ट का रुख करना होगा। हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। ऑलरेडी आपने एक पिटीशन की भी हुई है मरवत साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें आपने 3 गालिबन आपकी उसमें प्रेयर्स हैं। एक आपने इलेक्शन का रद्द करार देने के वाले से, दूसरी इलेक्शन कमीशन के अरकान के वाले से, तीसरी है कमिश्नर रावलपिंडी के वाले से जो कमेटी काम कर रही है उसे काम करने से रोका जाए। तो कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा करवा दी है। दूसरे नंबर पे जो इलेक्शन कमीशन के अरकान का मामला है वो 4 साल बाद आपको क्यों याद आया जाके, और तीसरे नंबर पे जो इलेक्शन कलअदम करार देने के वाले से आप चाह रहे हैं कि कलअदम क्यों हो? मैंने इलेक्शन कलअदम करने की इस्तदा नहीं की है, मैंने फार्म 47 कलअदम करने की इस्तदा की। 47 जिनकी नताइज कलअदम करार देने की आपने की? हाँ, मैंने उन नताइज को जो 80 से के लगभग हैं और जो सिर्फ फार्म 47 की बुनियाद पे मुरतब हुए हैं, जिनका कोई फार्म 45 नहीं मिल रहा है, तो मैंने ये इस्तदा की है कि तमाम जो मुतनाज़ा हल्के हैं उनके फार्म 45 और फार्म 47 तलब किया जाए। अगर फार्म 47 फार्म 45 की बुनियाद पे मुरतब नहीं हुआ है तो वो फार्म 45 मुरतब कलअदम करके नए फार्म 47 और दीगर फार्म 48, 49 फार्म 45 के मुताबिक जारी किया जाए। सही है। और अगर ये नहीं होता तो फिर एहतजाजी मुजाहरों की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च, धरने, क्या होगा? हिकमत अमली क्या है? सिर्फ लीगल बैटल ही लड़ेंगे और असम्बलियों के अंदर अपोजिशन करेंगे? ये जो चोरी हुई है मैंडेट की, ये पाकिस्तान की आईनी, कानूनी, सियासी तारीख की सबसे बड़ी चोरी है और इस पे आने वाली हुकूमत का इन्हिसार है, इस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, पाकिस्तान के करोड़ों वोटरों का मैंडेट है। तो लिहाजा इतनी अहम नौइयत का केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास शायद 30 सालों में नहीं आया है। तो ये केस अपनी एक जुदागाना अहमियत रखता है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इसको पूरी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करें और इसमें जो कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पे जो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने कराई, तो नोबडी कैन बी ए जज इन हिज ओन केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ख़ुद ही उन्होंने एक कमेटी बना के अपने आप को बेगुनाह करार दिया। इस पे हमने ये उज़र उठाया है कि इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशल कमीशन से कराई जाए। तो फुल कोर्ट अगर होता है उसमें चीफ जस्टिस भी ज़रा बैठेंगे, आपको ये एतराज़ तो नहीं है उस पर? आपको हमारा इतराज़ आजकल कोई माना ही नहीं रखता है। सही है। और अगर चीफ साहब बैठते हैं तो असूलन जो है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस साहब से खाइफ है, हमारे ख़िलाफ़ मुतअद्दिद फ़ैसले सादिर कर चुके हैं, तो अगर इंसाफ हो तो वो भी नज़र आना चाहिए। मुनासिब तो ये होगा
कि कोई भी दूसरे सीनियर प्यूनी जज इसको हेड करें। लेकिन आजकल तरीका ये निकला है कि जिस जज साहब पे उज़र होता है वो कहता है मैं लाज़िमन बैठूंगा, तो लिहाजा हमें कुछ ज़्यादा इम्कान इसका नजर आजकल तो नहीं, वो तो हम पहले से भी होता हुआ देखते आ रहे हैं। जिस तरह से एजाजुल हसन साहब पे नून लीग को इतराज़ था, वो बेंच के अंदर शामिल होते थे। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि जब कोई पार्टी कोई उज़र उठाती है किसी जज साहब के हवाले से, वेस्ट में ये कंसेप्ट है, यहाँ पे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं सही है, उसमें जब तक जज साहब खुद रिस्क्यू न करें, अपने आप को रिक्यूज़ न कर दें, जी हाँ, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो उनको अदालती तरीक़ेकार से हटाया जा सकता है। सही है। मेरा ख्याल है कि अभी हमने इस चीज़ को काफ़ी भुगता है अदालतों में, और अगर कभी वक्त आया तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए आईन का हिस्सा बनाएंगे कि अगर किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज साहब पे कोई उज़र हो और वो वैलिड ग्राउंड पे हो, जी जी, तो फिर जो है उसको हटाए जाने का तरीक़ाकार वज़ा हो। मरवत साहब ये बताएं कि आपको शोकाज नोटिस जारी हुआ था परसों, 2 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं आज। ये शोकाज के पीछे क्या कोई मामला कोई और है? चूँकि आपका अपोजिशन लीडर के लिए भी नाम आ रहा था, उसमें कोई मसला तो नहीं आएगा ये शोकाज का? और दूसरा, आपने कल बैरिस्टर गौहर साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, आप उनसे बगलगीर हुए, क्या माफ़ी भी आपने मांगी उनसे गैर मशरूत जो शोकाज में कहा गया था आपको? शोकाज नोटिस जो है उसका बैरिस्टर गौहर साहब के साथ नाराज़गी का कोई ताल्लुक ही नहीं था। शोकाज में कहा तो गया सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आपको कि आप मुआफ़ी मांगें 2 दिन के अंदर, गैर मशरूत मुआफ़ी। वो शोकाज नोटिस जो था सिर्फ मेरे ख्याल में एक इशू बनाना चाहते थे, क्योंकि वो मुझे फ़ोन करके कह सकते थे कि आप एक मीडिया स्टेटमेंट जारी कर दें कि जो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब या क़यादत के हवाले से बात की है उस पर मैं रिग्रेट करता हूँ, तो मैं कर देता। तो आप पहले शोकाज मीडिया को जारी किया गया ह्यूमिलिएट करने के लिए, और इसके बाद मेरी उमर अयूब खान से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने जारी किया है, और ये मलबा उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब पे डालने की कोशिश की, जो बैरिस्टर गौहर साहब ऐसी इंसान नहीं है। और मैंने जो क़यादत के हवाले से बात की थी, मेरा ख्याल ये है कि चूँकि मेरा नाम भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन के हवाले से सामने आ रहा है, कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं हूँ, तो वो इस चीज़ को इस वक्त, जबकि हमारी प्रायोरिटीज़ और होनी चाहिए थी, मेरी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने के पीछे शायद यही मकसद कार फरमा था। अच्छा, यानी आपका खान साहब कंसिडर कर रहे हैं नाम लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए, जो सुना तो था हमने नाम आपका ज़ेर गौर है, जिन 4 नाम जो मुख्तलिफ सर्कुलेट कर रहे थे। जी, खान साहब की सवाबदीद हैं, वो देखेंगे किसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो भी वो नामिनेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बहुत सारे अमायदीन ने मेरा नाम प्रपोज़ किया। मैं किसी चीज़ पे हक़ नहीं जता सकता हूँ, ना ये दीगर जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी कोई हक़ नहीं जता सके, लेकिन इस तरीके से रेस से आउट करना जो है ये मुनासिब नहीं है। और ये शोकाज जो है आपके नज़दीक ये आपके लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनने के रास्ते में रुकावट हायल करने की एक कोशिश थी क्या उमर अयूब साहब की तरफ से? जी हाँ, सही है। अच्छा, इससे ज़ाहिर आपकी पार्टी के अंदर ये चल क्या रहा है, ये मसले क्यों चल रहे हैं? इस वक्त आपके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके लीगल चैलेंजेस भी बेतहाशा हैं, आपके पॉलिटिकल चैलेंजेस भी बेतहाशा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बड़े काफ़ी अरसे से कभी आपको कराची से बुला लिया जाता है इस्लामाबाद एक नोटिस जारी करके, कभी अभी ये लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे आपका नाम चला है तो फ़ौरन आपको शोकाज भी हो गया। इंटरनल लड़ाइयाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं, क्या वजह है इसकी? खान साहब के जेल में होने की वजह से ये ज़्यादा है कि भाई कमांड नहीं है तो यहाँ लोग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से? मुझे कराची से एक जेली नोटिफिकेशन के ज़रिए भिजवाया गया था खान का हवाला दे के, खान साहब ने इसकी तरदीद की थी। ये मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन पार्टी में, हर पार्टी में खींचातानी होती है, हमारी पार्टी में भी है। और मैं तख्ता मश्क इसीलिए हूँ क्योंकि वर्कर्स और पार्टी लीडर्स और अभी जो मुंतखब मैनेज हैं बहुत सारे जो हैं वो मेरी खिदमत को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पने खान बने हैं बग़ैर कोई काम किए, न गिरफ्तारियाँ हुई हैं, न जेल दे के, न तकालीफ, न सऊबतें बर्दाश्त की, तो इन्हीं बातों से अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू बना रहे। लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब के पास मैं इसलिए गया कि पहली बात तो ये है कि शायद
ये ख्याल या ये तासुर देना था कि ये ज़िद्दी हैं या मुतकब्बिर होगा और उसको अपनी शान के मुनाफी समझेगा, तो मैं एक आजिज़ सा इंसान हूँ। बैरिस्टर गौर अगर नाराज़ हो, मैंने उस वक्त इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा आधी रात को उसके पास जाने के तैयार, और गया इसीलिए हूँ कि कोई ये ज़हन में ही न लाएँ कि मेरे अंदर कोई अना का मसला है, कोई तकब्बुर का मसला है। और गया हूँ, प्यारी शख्सियत है, मुझे अजीज़ है, मैंने उसको सपोर्ट किया है, मैंने उसको गले लगाया। और ये इम्प्रेशन मैं देना चाहता हूँ कि इस तरीके से कि आप मेरी शख्सियत को अगर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये ज़िद या हट धर्म है, ज़िद्दी है, ये कतई गलत है। लेकिन जो आपका बयान था जो आपने दिया था एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नालायकी और नाअहली से आपने ताबीर किया था उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी परफॉर्मेंस को मैंने नहीं कहा था। एक बात और मैं कहना भूल गया, जी। अगर ये बैरिस्टर गौर के अलावा किसी और शख्स का नोटिस में जिक्र होता जो मुझे पसंद ना होता तो ये 10 नोटिस दे देते, मैं परवाही न करता। अच्छा, ये बैरिस्टर गौर की शख्सियत है जो मैं लाइक करता हूँ, कि किसी और का नाम डाल देते हैं जो मेरी नज़रों में मैं उसको पसंद न करता। और मेरे इल्म में ये बात भी कि जब पहली मरतबा वो चेयरमैन बन रहे थे तो उस वक्त भी कुछ कोशिशें हुई थी किसी और को चेयरमैन लाने की, और ताहाल जारी है। हाँ, अच्छा, अभी भी जारी हैं? अभी भी जारी हैं, लेकिन मैं बैरिस्टर गौर के साथ पहले भी डट के खड़ा था, अभी भी डट के उस वक्त तो खान साहब के करीबी लोगों में से जो है वो कोई लाना चाह रहा था खोसा साहब को गालिबन चेयरमैन, जब आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा बैरिस्टर गौर साहब को जो लास्ट टाइम चेयरमैन होने का अनाउंसमेंट मैंने की थी, उसका भी मेरी इन्हीं लोगों ने मेरी मुखालिफत की थी, इन्हीं लोगों ने मेरी मुखालिफत की थी। और मैंने कहा था कि ये बात है, उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर से ये चलाया कि ये गलत बयानी कर रहा है। और वो मुखालफत दर हकीकत आपकी नहीं, बैरिस्टर गौहर की मुखालफत थी वो। एक्जैक्टली, उनको नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो किसी और को लाने का प्लान था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वो खोसा साहब को लाने का प्लान था। मेरा ख्याल है कि अब हमारी, मैं गया हूँ बैरिस्टर गौर साहब के साथ पास, पब्लिकली गया हूँ, उनको गले लगाया है, ये मैसेज हम दोनों ने दिया है कि हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो लिहाजा वो पार्टी के अंदर का मसला था, ख़त्म हो गया है। इसको मजीद अब कुरेदना मेरा ख्याल है कि मेरे लिए, मैंने तो आपके लिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी आपने उनके लिए एफर्ट की थी कि उनके जब चेयरमैन बनने की उस वक्त भी मुखालफत थी, आपने उस वक्त एफर्ट की थी उनके चेयरमैन बनने के हवाले से। नाज़रीन, शेर अफजल बरवत साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम मामलात पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अच्छा, मुझे ये बता दें शेर अफजल मरवत साहब के मियां असलम इकबाल, उन्हें नॉमिनेट किया पार्टी के बानी चेयरमैन ने पंजाब के सीएम के लिए, लेकिन वो असम्बली नहीं पहुंचे। जी, मेरे सामने ये फैसला किया खान साहब ने। वो गए पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर से पंजाब आती हुई उसको अगवा करने की कोशिश की गई, उसकी लाइफ को बहुत सारे थ्रेट्स हैं। तो ये हालत है कानून की हुक्मरानी का कि जो हमारा नामजद वज़ीर आला की शख्सियत है वो असम्बली नहीं पहुंच सकती है। ये पाकिस्तान में एक्सप्लेन करता है स्टेट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। गिरफ्तारी हो जाती, आपके बानी चेयरमैन ने गिरफ्तारी दी, आपने दी, बाकी लोगों ने दी। गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अगवा अगर बंदा आपने चेंज कर लिया, आपने अपना, अगर अगवा हो जाता तो फिर कहाँ से ढूंढते उसको। तो बंदा जो है मुतबादिल हमें लाना पड़ा। सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि एक इंकशाफ हुआ है आज, खुर्शीद शाह साहब ने एक इंकशाफ किया, चूँकि आप एक बयान पहले दे चुके हैं इस हवाले से। आपने एक बयान दिया था कि पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया था, आपसे पैगाम भेजा था हुकूमत साजी के लिए। इसी वजह से आज खुर्शीद शाह ने पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की तरफ से इंकशाफ हुआ, उन्होंने कहा जी कि हाँ हमारे दरमियान तरीके साहब के दरमियान रब्ता हुआ था, लेकिन पीटीआई ने बाद में फिर उस ऑफर को नहीं मानी, बात हमारी नहीं बनी। तो ज़रा बता ही दें कि वो किससे रब्ता हुआ था उस वक्त, वो क्या माजरा था ज़रा। देखिए, मैं ये बात करता आया हूँ कि हमारे दरमियान इनडायरेक्ट रब्ते हुए हैं। इनडायरेक्ट रब्ते से क्या मुराद है, किसके थ्रू हुआ था ये? खुर्शीद शाह तो मान रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब भी उसमें थे। अच्छा, इनसे भी रब्ता हुआ था। आपका डायरेक्ट रब्ता हुआ था किसी के जरिए? क्या क्या मेरा ख्याल है असद कैसर साहब और खुर्शीद शाह साहब के बीच बात हुई थी। अच्छा, और इसके अलावा रब्ता खुर्शीद शाह साहब ने किया था या असद कैसर साहब ने किया था? पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी। अच्छा, जरदारी साहब खुद मिलना चाहते थे असद कैसर साहब और मेरे साथ। अच्छा, और 11 बजे उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन असद कैसर साहब उस रात गए थे अली अमीन खान के वालिद साहब के फातिह के लिए, तो इस वजह से वो मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके बाद भी फिर मुलाकात आपने नहीं की? नहीं, अगले दिन तो हम खान साहब से मिले। हाँ, तो खान साहब ने ये बिल्कुल बात ही ख़त्म कर दी कि कोई बात ही नहीं करनी है। क्योंकि कल भी कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि ये हो सकता था, तहरीक इंसाफ के पास मौका था
कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। नहीं, बेसिकली हमारा मौक़िफ़ हुकूमत साजी तो है ही नहीं। हाँ, हमारा मौक़िफ़ तो बेसिकली पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, समाजी इंसाफ और हकीकी आज़ादी है। तो जब ये ना हो तो ये हुकूमत बना के हमें क्या मिलना था। तो आप मुझे ये बता दें कि अपोजिशन लीडर फिर कौन आ रहा है, जिनके नाम जो है मुख्तलिफ चल रहे थे, आपका नाम भी चल रहा है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी एक शो के अंदर कह चुके हैं कि हाँ अगर बनता तो मेरा ही है, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह तो मैं हूँ। उमर अयूब साहब का नाम भी है, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम भी चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है मोस्ट लाइकली खान साहब की सवाबदीद है, जिस पे वो हाथ रखेंगे हमें काबिल कबूल होगा, चाहे उमर अयूब ही हो? बिल्कुल आपको काबिल कबूल होंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको शो का नोटिस इसी वजह से भेजा गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब खान साहब जिस शख्स पे हाथ रख दे तो मुझे कबूल है। और चेयरमैन आप बैरिस्टर गौहर ही आगे? हाँ इंशाल्लाह बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन होंगे। सही है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि इस वक्त जो आपने एक फ़ैसला किया है IMF वाला, जो खान साहब ने कहा मैं ख़त लिखूंगा, वो ऑलरेडी पाकिस्तान एक बड़े मुआशी बहरान में घिरा हुआ है, और अगर हम बहरान में जाते हैं तो पहले जो है महंगाई का बर्डन तो PDM की गवर्नमेंट के ऊपर था, तो आप भी फिर इसमें बराबर के जिम्मेदार ठहरेंगे। कल को आवाम फिर आपको भी इसका इल्ज़ाम देंगे, भाई इन लोगों ने ख़त लिख के सारा काम ख़राब किया, आज हम ये मुश्किल सूरत हाल फेस कर रहे हैं। आप तो वो बर्डन शेयर करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। हम तो सिर्फ इतनी इस्तदा कर रहे हैं कि IMF ने लास्ट टाइम लोन में ये कंडीशनलिटी रखी थी कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। हम कह रहे हैं कि जिस भी हुकूमत के साथ आप मुआहदा करने जा रहे हैं, एक तो वो वैलिड गवर्नमेंट हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन प्रोसेस की आप ऑडिट कर लें। अब जो लोग कहते हैं कि हम IMF ऑडिट करवाता नहीं है। IMF की पहली शर्त होती है कि जिस मुल्क में वो प्रोग्राम दे रहे हैं IMF का, वो देखते हैं उस मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं है। वो ये नहीं देखते कि भाई उसमें कितनी डेमोक्रेसी, कितनी वहाँ पे आइडियल डेमोक्रेसी है या शैम डेमोक्रेसी है, वो ये नहीं देखता। वो देखता है भाई ये डेमोक्रेसी है, चाहे लूरी लंगड़ी है, IMF प्रोग्राम वो अपना दे देते हैं, नहीं वो इतनी डिटेल में नहीं जाते। उनका बयान भी आ गया उनकी तर्जमान का कि भाई हम करेंगे, कम्युनिकेशन डायरेक्टर का। IMF अब तो हमारे तनों में घुस चुकी है। हमारे बिजली, गैस और पानी के बिल की कीमत वो तयन कर रही है। हाँ, तो हमारा पूरा निज़ाम जो है कि वो तो जब ज़ाहिर किसी को कोई पैसे देगा, जब किसी को कोई उधार देगा, तो वो चाहेगा कि अगला बंदा स्टेबल हो। मसलन अब आप IMF तो आपसे ठीक कहता है कि भाई बिजली अगर आप 50 रुपए की पैदा कर रहे हैं और आप 20 रुपए की दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, वो कहते हैं पूरी जितने की पैदा कर रहे हैं उतने की दें, आप कर्जा लेके वो लोगों को क्यों रिलीफ दे रहे हैं? अब मैं आपको अर्ज करूँ ना, IMF जो इसका मिशन है वो उसके मिशन के इसमें शामिल हैं कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगी, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेगी, और जो रियासतें इसके मुनाफी चल रही हैं लोन उनको एक्सटेंड नहीं हो सकता है। हम तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहे हैं, IMF यहाँ पे तमाम हमारा निज़ाम चला रही है, तो ये ऑडिट भी खुद ही कर दे इलेक्शन प्रोसेस। खुद चलाना चाहिए निज़ाम ना, हमें इतना अहल होना चाहिए, हमारी मईशत इतनी बेहतर हो कि हमें जाना ही ना पड़े IMF के पास। और IMF का काम होता है आपके मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना, वो बाकी उनके मामलात जमहूरियत और बाकी मामलात उनके नहीं होते। IMF से जो पहले लोन लिए गए वो किधर गए? लोन लेके हुकूमत ही कह रहे हैं 70% आपने कर्जों में इजाफा किया है पिछले 3.5 साल हुकूमत। जो लिए गए हैं वो भी तो चोरी हुई है। देखिए, इस पे आपको ये मंजूर है कि मुल्क में तवाइफुल मलूकी हो, लाकानूनीयत हो, मारदाड़ हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बुनियादी हकूक की पामाली हो, आज़ादी, शख्सी आज़ादी पे कदगने हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, और आप हज़ारों हमारे अवालाती और कैदी जेलों में पड़े, वो ख़वातीन पड़ी है, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे मुल्ज़िमान जो हैं वो ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाएं। वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। क्यों अलग है? वो मामला अलग है। जिस अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है फिर तो यहाँ पे ज्यादा ये वाले हालात पैदा होंगे। जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, जहां बुनियादी हकूक की पामाली हो, वहां कर्जा लेना ज्यादा जरूरी है। सबसे अहम दुनिया भर में बुनियादी हकूक जो हैं उसकी इंतहाई अहम नवीयत है। वो सर, जब किसी के पास खाने की रोटी नहीं होगी, श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, तो किसी को ये बातें कहाँ याद रहेंगी पाकिस्तानी अवाम को? नहीं, तो पहले हमारे पास क्या है, यानी मैंडेट चोरी कर लिया,
गलत बात है, चीना झपटी है, मैंडेट चोरी होना बिल्कुल गलत है, इस पे आपका राइट तो इसको रोकेंगे किस तरह? करें, लेकिन ये तो नहीं रोकने की और मामले पे आके मुल्क को तो इसको रोकने की कोशिश भी ना करें, ये तो रोकने की कोशिश और बहुत सारे 100 तरीके हैं। यही तो हमने कहा ना, मैंडेट का और अभी तक आपने पाकिस्तान के अंदर आपने सारे जो आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं आपने वो सारे एग्जॉस्ट किए ही नहीं है। अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक आप उस तरह से नहीं गए बतौर पार्टी, क्योंकि आपकी भी जो पिटीशन है उस पर भी कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब की वो इंफरादी हैसियत में गई है, पार्टी की अभी तक पिटीशन ही कोई नहीं आई। आपने सारे लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर एग्जॉस्ट अभी तक नहीं किए, उसके बाद अगर आप बाहर जाते हैं फिर आपका समझ में आता है, आप उससे पहले ही बाहर चले गए। मैं इंफरादी हैसियत में न जाता तो किस हैसियत में जाता? पार्टी तो है ही नहीं। हाँ, कि मैं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम मौजूद है ना? नहीं, तो मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ ना। हाँ, और मैं फिर सलमान अकरम राजा साहब उसे ऑन ही नहीं कर रहे, ऑन ही नहीं कर रहे। वो उनका ऑन करना ना ऑन करना तो कोई मानी नहीं रखता है ना, वो खुद अपनी पिटीशन दायर करे, मेरी पिटीशन से उनका तो कोई ताल्लुक नहीं बनता है ना। नहीं होनी तो ये इकट्ठी पिटीशन होनी चाहिए ना। इकट्ठी क्या मतलब? एक मसला तो नहीं है, मैंने 4 नुकात उठाए हैं, वो 5 और नुकात उठाए और इलेक्शन कमीशन में ये कंसोलिडेट होंगे ना। एग्जैक्टली। हाँ, और इलेक्शन कमीशन का ये भी बयान आया, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि तहरीक इंसाफ सीटें क्लेम कर रही है, हमारी 80-90 सीटें हमसे छीनी गई हैं जहां धांधली करके नताइज को तब्दील किया गया है। वो कह रहे हैं हमारे पास टोटल 35 दरखास्तें आई हैं अभी तक कौमी असम्बली की। नहीं, ये किसी ने गलत, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है। नहीं, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये नहीं हो सकता है। मैं कोई 30-40 केसेस में तो मैं खुद वकील हूँ, हमारे हल्के जो चोरी हुए हैं। कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई की। ये गलत बयानी है। वो उनके पास 80 से ज़्यादा 300-400 हल्कों को हमने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। अच्छा, आप चूँकि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपने पिछले हफ्ते इस्तीफा कि वो मुस्तफ़ी हों, तो अगर आपके पास उनके हवाले से इतनी चीज़ें मौजूद है, इतना मवाद मौजूद है कि वो अगर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो आपको फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी आपके पास फोरम मौजूद है, आप वहाँ जाने का इरादा भी रखते हैं उनके खिलाफ? जी, अगर और कोई फोरम न रहा तो उधर भी जाएंगे। फोरम तो है ही वही है उनके वाले से, और तो कोई फोरम है ही नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है उनकी तकर्रुरी को, लेकिन 2 ग्राउंड पे मैंने अपनी पिटीशन में, एक तो ये है कि ये रिटायरमेंट के 6 माह के अंदर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए, 2 साल इनको इंतज़ार करना था। रूल्स है, क्यों ये रूल जो है आपकी हुकूमत में ही लगे थे, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आपके थे, प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1। नंबर 2, एक शख्स जो पेंशन लेता हो और पेंशन के बाद वो फिर सरकार से कोई बेनिफिट लेगा तो इस पे भी कदगन है। मुसलसल जब से चीफ इलेक्शन, ब्यूरोक्रेट्स मोस्टली ऐसे ही करते हैं, और ये तकर्री आपके दौर में हुई थी, खान साहब के हाथों से हुई थी ये तकर्री, किसी और ने नहीं की है। जी, देखेंगे किसी इंसान के माथे पे ये नहीं लिखा होता है कि वो अगर तकर्री उनकी होगी तो वो हक और सदाकत नहीं। उस वक्त नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये 2 तनख्वाहें ले रहे हैं, ये 6 महीने के अंदर आप उनकी तकर्री करें, जो कि आपने की थी ना, ये बातें तो उस वक्त आपको पता हुई होंगी सारी। ये नहीं, ये तो कानूनी रिसर्च है। अब जब ज़रूरत पड़ी तो हमें पता चला कि भाई ये तकर्री जो है इसको इनवैलिडेट करने के लिए ये ग्राउंड उठाए जा सकते हैं। सही है। जावेद इकबाल साहब भी थे आपके दौर में, 3 तनख्वाहें वो लेते रहे, वो मिसिंग पर्सन के कमीशन के भी सरबराह थे, वो चेयरमैन नायब भी थे, वो साबिक जज भी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वो 3 तनख्वाहें वो भी लेते रहे, पेंशन भी, तनख्वाह भी। इकबाल साहब तो शायद हमारे आने से कबल भी लगी हुई है। हाँ, लेकिन वो लेते रहे 3 ना, रिटेन की आपने। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि मरीम नवाज साहब बन चुकी हैं पंजाब की वज़ीर आला, यहाँ सेंटर में तो आप इतना आगे चले गए हैं कि इन्हीं का फैसला उनका हो चुका है, कल वो बन जाएंगी वज़ीर आला। यहाँ सेंटर में तो आप IMF तक पहुँचने के लिए तैयार हैं, आप लड़ने मरने के लिए तैयार हैं अपने हक के लिए। पंजाब में गुडी गुडी खेलने को वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, वहाँ तो बड़ा हमने देखा कल बगलगीर हो रहे थे, मुबारकबादें चल रही थी वहाँ पे सारी। गुडी गुडी वहाँ क्या कॉपरेशन का माहौल होगा पंजाब में? देखिए, मरीम नवाज अपना हल्का लूज कर चुकी हैं, ये वज़ीर आला होंगी लेकिन MPA नहीं है। इनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अपना हल्का लूज कर चुके हैं, तो लिहाजा हारे हुए लोगों को वज़ीर आला बनाना, अगर यही करना था तो इलेक्शन क्यों कराए, सीधा जो है बगैर इलेक्शन के इनको लगा देते। यही तो हम कह रहे हैं ना कि तवाइफुल मलूकी है। मोहतरमा मुबारकबाद वसूल कर रही हैं, उनको पता है कि शी इज़ अ डिफीटेड कैंडिडेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे सदर का इलेक्शन आ रहा है, ज़ाहिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें आपके पास इतने वोट नहीं है कि आप रोक सकें उसे। पीपल्स पार्टी ये इरादा रखती है कि हम रब्ता करेंगे तहरीक इंसाफ से भी कंसेंसस प्रेसिडेंट लाने के लिए, जरदारी साहब को करेंगे कोऑपरेट या अपना बंदा लाएंगे? नहीं, जरदारी साहब को तो हम वोट नहीं दे सकते, अपना बंदा लाएंगे सदर के, यानी कि अपना कैंडिडेट लेके आएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती नाज़रीन अपने तफसीली गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की
इन्होंने तकरीबन तमाम ही मामलों के ऊपर बड़ी खुल के गुफ्तगू की है। अहम तरीन मामला यह है कि इन्हें जो शो का नोटिस जारी हुआ, मरवत साहब को यह लगता है कि इनकी जो नाम कंसीडर हो रहा था लीडर ऑफ की अपोजिशन के लिए, उस मामले में खलल डालने के लिए ये एक कोशिश थी। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।